आयुष का बिलखने का स्वर सुनकर अंबिका लपक कर अपने ड्राइंग रूम में आई थी। क्या हुआ बेटे? उसने आयुष से पूछा। पापा ने मारा, आयुष गाल सहलाते हुए बोला। यस, क्यों मारा तुमने? 4 साल के बच्चे पर हाथ उठाते तुम्हें शर्म नहीं आई? अंबिका गुस्से में पलटी, पर उसका स्वर तो मानो किसी पत्थर से टकरा कर लौट आया था। यश तक तो उसका स्वर शायद पहुंचा ही नहीं था। एक क्षण के लिए अंबिका का मन हुआ कि बुरी तरह बिफर कर यश को इतनी खरी खोटी सुनाए कि वह फिर कभी नन्हे मासूम आयुष पर हाथ उठाने की बात सोच भी न सके, पर कुछ सोच कर चुप रह गई थी। आयुष अब भी सिसक रहा था। उस पर जान छिड़कने वाले पिता ने उसे क्यों मारा, यह बात उसकी समझ से परी थी। यश अपना फोन कान से लगाए न जाने किससे बातचीत में उलझा था। उसके लिए तो मानो अंबिका और आयुष होकर भी नहीं थे वहाँ। अंबिका ने आयुष को शांत करके खिला पिला कर सुला तो दिया था, पर उसके मुख पर चिंता की स्पष्ट रेखाएं थीं। क्या हो गया था यश को? ऐसा तो नहीं था वह। अंबिका सोच में डूब गई। परिवार का हीरे जवाहरात का पुराना कारोबार था, जिसे यश और उसके बड़े भाई रतन राज मिलकर संभालते थे। उनके पिता ने घर और व्यापार का बंटवारा दोनों बेटों के बीच इतनी सावधानी से किया था कि दोनों के बीच मनमुटाव की गुंजाइश ही नहीं थी। कारोबार में कुशल यश को जीवन की हर आकर्षक वस्तु से लगाव था। पार्टियां देना और पार्टियों में जाना हर रोज लगा ही रहता था, पर पिछले 3-4 महीने से यश में आ रहे परिवर्तनों को देखकर वह हैरान थी। कभी कभी उसे लगता कि कहीं कुछ नहीं बदला, पर दूसरे ही क्षण वह कुछ घटनाओं को याद करके घबरा उठती। हर क्षण उसे आभास होता कि यह सब पहले जैसा नहीं रहा, लेकिन बहुत सोचने पर भी उसे इस परिवर्तन का कारण समझ में नहीं आ रहा था। कार स्टार्ट होने की आवाज़ सुनते ही अंबिका की तंद्रा टूटी थी। फोन पर हुई लंबी बातचीत के बाद यश कहीं चला गया था। आयुष को उसके बिस्तर में सुलाकर अंबिका बाहर निकली। वहाँ ड्राइवर माधव को चौकीदार से हंसी ठिठोली करते देख हैरान रह गई। तुम यहाँ बैठे हो माधव? साहब की कार कौन चला कर ले गया है? साहब अपने आप चला कर ले गए हैं, मुझे बुलाया ही नहीं, माधव का उत्तर था। तुम यहाँ रहते ही कब हो? पान खाने या सिगरेट पीने गए होगे। साहब कब तक तुम्हारी प्रतीक्षा करते? अंबिका का सारा गुस्सा माधव पर ही उतरा था। मैं तो यहीं चौकीदार के पास बैठा था। कार स्टार्ट होने की आवाज़ सुनकर भागकर उनके पास पहुंचा, पर साहब ने मेरी ओर देखा तक नहीं। ठीक है, अंबिका अंदर चली गई। सोफे पर बैठकर अंबिका देर तक शून्य में ताकती रही। यही सब बातें तो हैं जो उसके मन को खटकती हैं। यश का इस तरह उसे बिना बताए चले जाना, ऐसा पहले तो कभी नहीं हुआ। भीड़भाड़ वाली सड़कों पर स्वयं कार चलाने से यश सदा बचता था। यदि माधव जरा भी इधर उधर चला जाए तो वह चीख चिल्लाकर घर सिर पर उठा लेता था। आज वही यश माधव को छोड़कर स्वयं ही चला गया। अंबिका को चिंता होने लगी। उसने यश को कॉल किया, पर यश ने मोबाइल फ़ोन स्विच ऑफ कर रखा था। अंबिका को अब पूरा विश्वास हो चला था कि कहीं न कहीं जरूर कुछ गड़बड़ है। वह किसी से बात करके अपने मन का बोझ हल्का करना चाहती थी। अपने माता पिता को असमय फ़ोन करके वह परेशान नहीं कर सकती थी। यश के बड़े भाई रतन राज का विचार भी आया मन में, पर उनसे फ़ोन पर कुछ कहना ठीक न समझा। आखिर में उसने अपनी प्रिय सहेली हर्षिता को फ़ोन लगाया। हर्षिता उसकी सबसे करीबी सहेली तो थी ही, संकट की घड़ी में उस पर आंख मूंद कर विश्वास भी किया जा सकता था। हर्षिता से फ़ोन पर बात करते हुए अंबिका का गला भर आया। आवाज़ भर्रा गई। क्या बात है अंबिका, तुम इतनी परेशान हो और मुझे बताया तक नहीं? ये सब बातें फ़ोन पर नहीं होती। तुम इंतज़ार करो, मैं 5 मिनट में तुम्हारे घर पहुंचती हूँ, हर्षिता ने आश्वासन दिया। कुछ ही देर में हर्षिता उसके घर में थी। आते ही बोली, अब विस्तार से बता, क्या बात है? उत्तर में अंबिका उसके गले लगकर फूट फूट कर रो पड़ी। पता नहीं हमारे हंसते खेलते घर को किसकी नज़र लग गई हर्षिता। यश को न मेरी चिंता है न आयुष की। तुमने उससे बात करने का प्रयत्न किया कई बार, पर यश कुछ बोलता ही नहीं, बस मूक बनकर बैठा रहता है। सारे लक्षण तो वही हैं, तुझे बहुत सावधानी से काम लेना पड़ेगा, हर्षिता किसी बड़े विशेषज्ञ की तरह बोली। कैसे लक्षण? प्रेम रोग के लक्षण।
मैं तो तुझे बहुत समझदार समझती थी, पर तू तो निरी बुद्धू निकली। मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि यश के जीवन में कोई और स्त्री आ गई है। उसी ने तुम दोनों के जीवन में उथल पुथल मचा दी है। मैं नहीं मानती। यश में चाहे कितनी भी बुराइयां हों, पर उसके चरित्र में कोई खोट नहीं है। बड़ी भोली हो तुम। ऐसी स्त्रियां बहुत फरेबी होती हैं। इनके प्रभाव से तो विश्वामित्र जैसे ऋषि मुनि भी नहीं बच सके थे। यश तो फिर भी मनुष्य है। ठीक है, मैं कल ही यश से बात करूंगी। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। मैंने कहा ना, तुम्हें सावधानी से काम लेना पड़ेगा। तो क्या करूं? तुम्हें यश की हर गतिविधि पर नज़र रखनी होगी। अच्छा होगा कि एक डायरी बना लो और उसमें प्रतिदिन की घटनाएं लिखती जाओ। पर कौन सी घटनाएं? यही कि यश कब घर आता है, कब जाता है, किस किस से मिलता जुलता है। घर आने पर उसकी हर चीज़ का ध्यान से निरीक्षण परीक्षण करो। सबसे बड़ी बात कि यश के विरुद्ध कुछ सबूत इकट्ठा करो। उससे क्या होगा? मैं कौन सा उसके विरुद्ध कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाऊंगी। अंबिका बोली। तुम कुछ समझती नहीं हो। जब तुम यश पर किसी और स्त्री के चक्कर में होने का आरोप लगाओगी, तो सबूत तो पेश करने ही होंगे। मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। मुझे पूरा विश्वास है कि यश बेवफा हो ही नहीं सकता। तुम्हें तो स्वयं पता है कि यश किस तरह हमारा ख्याल रखता था। तुम ठीक कहती हो। हम सब यश का उदाहरण देते थकते नहीं थे। पर अब तुम खतरे की घंटी स्वयं सुन रही हो, तो तुम क्या अपने परिवार को सुरक्षित नहीं रखना चाहोगी? हर्षिता ने प्रश्न किया। क्यों नहीं, इसीलिए तो तुम्हें फ़ोन किया था। पर मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहती कि स्थिति और बिगड़ जाए। कुछ नहीं होगा, तुम्हें केवल थोड़ा सावधान रहना होगा। तुम कहती हो कि यश लंबे समय तक फ़ोन पर बात करता है। कम से कम फ़ोन नंबर पता करो। एक दिन जैसे ही यश घर से निकले, तुम पीछा करो। पता तो लगे कि सच्चाई क्या है। मैं कोशिश करूंगी हर्षिता, पर कोई वादा नहीं करती। मेरे चाचा जी पुलिस में बड़े अफसर हैं। तुम चाहो तो हम उनकी मदद ले सकते हैं। वे यश से बातचीत करके कोई न कोई समाधान अवश्य निकाल लेंगे। हर्षिता ने सुझाव दिया था। नहीं हर्षिता, यह परिवार के सम्मान की बात है। रतन भैया को सूचित किए बिना मैंने ऐसा कुछ किया तो वे नाराज होंगे। ठीक है, तुम अच्छी तरह सोच विचार कर लो। क्या करना है, यह निर्णय तो तुम्हें ही लेना होगा। पर तुम्हें जब भी मेरी मदद की ज़रूरत हो, मैं तैयार हूँ। स्वयं को कभी अकेला मत समझना। हर्षिता ने आश्वासन देकर विदा ली। अंबिका देर तक अकेली बैठी सोचती रही। कहीं से कोई प्रकाश की किरण नजर नहीं आ रही थी। तभी अचानक उसे याद आया कि 3 दिन बाद ही आयुष का जन्मदिन है। हर वर्ष आयुष का जन्मदिन वे बड़ी धूमधाम से मनाते रहे हैं। उसे लगा कि इतनी सी बात भला उसे समझ में क्यों नहीं आई। पिछले जन्मदिन पर सबने कितना धमाल किया था। 5 सितारा होटल में ऐसी शानदार थीम पार्टी का आयोजन किया था यश ने कि सबने दांतों तले उंगली दबा ली थी। अंबिका को बड़ी राहत मिली थी। यश अवश्य ही आयुष के जन्मदिन पर सरप्राइज पार्टी का आयोजन कर रहा है। तभी तो उसने कुछ बताया नहीं। आज आने दो घर, खूब खबर लूँगी। कम से कम गेस्ट लिस्ट के बारे में तो उससे सलाह लेनी ही चाहिए। इसी उलझन में कब आँख लग गई, अंबिका को पता ही नहीं लगा। पर जब नींद खुली और यश का बिस्तर खाली देखा, तो वह धक से रह गई। यश रात को घर लौटा ही नहीं था। यदि वह घर नहीं लौटा, तो उसे वह कहाँ ढूंढने जाए। फूट फूट कर रोने का मन हो रहा था, पर इस कठिन समय में आंसू भी उसका साथ छोड़ गए थे। उसने मशीनी ढंग से आयुष को तैयार कर स्कूल भेजा। तभी इसकी कार की आवाज़ आई, तो वह लपक कर मुख्य द्वार पर पहुंची। कहाँ थे अब तक? कम से कम एक फ़ोन ही कर दिया होता। चिंता के कारण मेरा बुरा हाल था। कल शाम से खाना तो क्या, मुंह में पानी की बूंद तक नहीं गई है। अंबिका एक ही सांस में बोल गई थी। पर यश बिना कोई उत्तर दिए अंदर चला गया। मैं कुछ पूछ रही हूँ यश, मुझे अपने प्रश्नों के उत्तर चाहिए। बाहर नौकरों के सामने तमाशा करने की क्या ज़रूरत है? ये प्रश्न घर में आकर भी पूछे जा सकते हैं। यश बोला। तो अब बता दो यश, रात भर कहाँ थे तुम? और यह भी कि मुझसे ऐसा क्या अपराध हो गया है कि तुमने इस तरह मुंह फेर लिया है? तुम बहुत बदल गए हो यश। समय के साथ हर व्यक्ति बदल जाता है। तुम्हें नहीं लगता कि तुम आजकल इतने प्रश्न पूछने लगी हो कि स्वयं एक प्रश्न चिन्ह बनकर रह गई हो?
बार बार मैं कहाँ गया था, क्यों गया था जैसे प्रश्न मत किया करो, क्योंकि मेरे पास इनके उत्तर हैं ही नहीं। तुम मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। कल से पानी भी नहीं पिया जैसे ताने देकर अपनी निरीहता भी मुझे मत दिखाओ। घर में क्या खाने का सामान नहीं है? मेरी 10 से 5 की नौकरी नहीं है। तुम लोगों के ऐसो आराम के लिए बहुत खटना पड़ता है। हर समय इन बातों का ब्यौरा मत मांगा करो। यश ने टका सा उत्तर दिया था। हालांकि मीठा बोल बोलने वाले यश ने अपना स्वर ऊंचा नहीं किया, पर उसकी बातों से अंबिका का दिल छलनी हो गया। अगले दिन आयुष का जन्मदिन था। सुबह से ही उसे शुभकामनाएं देने वालों के फोन आने लगे थे, पर यश भोर में ही उठकर कहीं चला गया था। आयुष कई बार पूछ चुका था कि उसके जन्मदिन की पार्टी कहाँ होगी। सरप्राइज पार्टी की प्रतीक्षा करते हुए शाम घिर आई थी। आयुष कंप्यूटर गेम्स खेलने में व्यस्त था। अपने जन्मदिन की बात शायद अब वह भूल ही गया था। आयुष, कहाँ हो तुम? अंबिका, यश, घर में कोई है या नहीं? जैसे प्रश्नों से सारा घर गूंज उठा था। यश के बड़े भाई रतनलाल, उनकी पत्नी अंजलि व उनके दोनों बच्चे आए थे। तुम लोग तो हमें याद करते नहीं, हमने सोचा हम ही मिलाएं। आयुष बेटे, जन्मदिन मुबारक हो। रतन ने बड़ा सा डब्बा आयुष को पकड़ा दिया। इसकी जरूरत नहीं थी भाई साहब, हम कोई पार्टी नहीं कर रहे। अंबिका उदास स्वर में बोली। पार्टी नहीं भी कर रहे तो क्या हुआ? आयुष को जन्मदिन का उपहार तो मिलना ही चाहिए। अंजलि ने प्यार से आयुष का माथा चूम लिया। यश कहाँ है? तुम लोग आजकल रहते कहाँ हो? महीनों से यश घर नहीं आया। तुम भी हमें भूल गई हो। अंजलि ने उलाहना दिया। उत्तर में अंबिका के मुख से एक शब्द भी नहीं निकला। वह स्वयं पर नियंत्रण नहीं रख सकी और फपक कर रोक पड़ी। क्या हुआ? अंजलि और रतन ने हैरान परेशान स्वर में पूछा। बच्चे भी टकटकी लगाकर अंबिका को ही घूर रहे थे। तुम लोग अंदर जाकर खेलो, रतन ने बच्चों से कहा। अंबिका ने आंसुओं को संभालते हुए रतन और अंजलि को सब कुछ बता दिया। यश के रंग ढंग बदले हुए हैं, यह तो मुझे भी लगा था। आजकल उसकी किसी काम में रुचि नहीं रही, पर तुम दोनों के घरेलू जीवन में ऐसी उथल पुथल मची हुई है, इसकी तो हमने कल्पना भी नहीं की थी। चिंता मत करो अंबिका, मैं 1-2 दिन में सब पता कर लूँगा। पहले तो मैं कल ही बच्चों से सब उगलवा लूँगा। तुम जल्दी से तैयार हो जाओ। आज आयुष के जन्मदिन की पार्टी हम इंद्रप्रस्थ रिजॉर्ट में करेंगे, रतन ने कहा। इंद्रप्रस्थ रिजॉर्ट में आयुष का जन्मदिन मनाकर रात में देर से लौटी थी अंबिका। आयुष प्रसन्नता से झूम रहा था। अगली सुबह अंबिका पर मानो वज्रपात हुआ। फोन की घंटी बजी तो उन्नीदी से अंबिका ने फोन उठाया। हेलो, क्या मैं अंबिका राज से बात कर सकती हूँ? दूसरी ओर से किसी स्त्री का स्वर गूंजा था। जी, मैं अंबिका ही बोल रही हूँ। तुमसे अधिक बेशर्म स्त्री मैंने दूसरी नहीं देखी। जब यशराज तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता तो क्यों उसके गले पड़ी हो? क्यों नहीं छोड़ देती उसे? कौन हो तुम और मुझसे इस तरह बात करने का साहस कैसे हुआ तुम्हारा? अंबिका की नींद हवा हो गई थी। वह ऐसे तड़प उठी मानो किसी ने बिजली का नंगा तार छुआ दिया हो। मैं कौन हूँ यह महत्वपूर्ण नहीं है, मैं जो कह रही हूँ वह महत्वपूर्ण है। यशराज तुम्हारे साथ नहीं, मेरे साथ जीवन बिताना चाहता है। अपना और अपने बेटे का भला चाहती हो तो तुरंत बिस्तर बांधो और मुक्त कर दो मेरे यश को, नहीं तो क्या कर लोगी तुम? अंबिका चीखी। यह तो समय आने पर ही पता चलेगा। दूसरी ओर से अट्टहास सुनाई दिया। काफी देर तक अंबिका पत्थर की मूर्ति की भांति बैठी रही। धीरे धीरे दिन बीता, शाम आई, देर रात गए, यश घर लौटा और सोफे पर लेट गया। अब वह भी गहरी नींद में था, पर आज अंबिका के संयम का बांध टूट गया। उसने झिझोड़ कर यश को जगाया। हैरान यश आंखें मलते हुए उठ बैठा। तुम्हारी प्रेम लीला इस सीमा तक पहुंच जाएगी, यह तो मैंने सोचा भी नहीं था। पर मेरे जीवन में जहर घोलकर तुम इस तरह चैन से नहीं सो सकते। अंबिका बिफर उठी। क्या बात है अंबिका, इस तरह गुस्से में क्यों हो? मेरे गुस्से का कारण जानना चाहते हो तुम? मुझसे मुक्ति चाहते हो? एक बार कहकर तो देखते, मैं यह उपकार भी कर देती। पर तुमने तो अपनी प्रेमिका से कहलवा कर मुझे अपमानित करना ही उचित समझा। किसने अपमानित किया तुम्हें अंबिका? यह सन्न रह गया। सब कुछ जानते हुए बनने का प्रयत्न मत करो।
तुम्हारी सहमति के बिना किसी का मुझसे इस तरह बात करने का साहस नहीं हो सकता। आओ अंबिका, यहाँ बैठो मेरे पास। मैं तुम्हें सब सच बताऊंगा। मैंने आज तक तुम्हें कुछ नहीं बताया, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि जिस नर्क की आग में मैं जल रहा था वह मेरे हंसते खेलते परिवार को भस्म कर दे। पर अब शायद पानी सिर से गुजर गया है। कौन है वह? मुझे इस तरह धमकी देने का साहस कैसे हुआ उसका? वह एक डांसर है। बार में, होटलों में और छोटे मोटे उत्सवों में नाच गा कर अपना काम चलाती है। मेरा परिचय उससे मेरे मित्र तेजाश्री ने कराया था। मैं भी शराब के नशे में शायद बहक गया था। तब से वह मुझे यह कहकर ब्लैकमेल करती रही कि मेरे संबंध के बारे में वह तुम्हें बता देगी, पत्र पत्रिकाओं में फ़ोटो छपवा देगी। अब तक वह मुझसे लाखों रुपए ऐंठ चुकी है और अब उसने मुझ पर दबाव डालना शुरू कर दिया कि मैं तुम्हें छोड़कर उससे विवाह कर लूं, वरना अपने गुंडों से हमारे पूरे परिवार को तबाह करवा देगी। इतना कुछ हो गया और तुमने मुझे हवा तक नहीं लगने दी। पति पत्नी यदि सुख दुख के साथी न हो तो दाम्पत्य जीवन का अर्थ ही क्या है? अंबिका क्रोधित स्वर में बोली। मुझे लगा था कि इस समस्या से मैं स्वयं निपट लूंगा, पर मैं जितना इसे सुलझाने का प्रयत्न करता उतना ही उलझता जाता। अब यह नाराजगी छोड़ो और सोचो कि आगे क्या करना है। यश याचना भरे स्वर में बोला। मैं रतन भैया को फ़ोन करके बुलाती हूँ। रतन भैया और अंजलि भाभी कल आए थे। हम सब साथ गए थे आयुष का जन्मदिन मनाने। मैंने उन्हें सब बता दिया था। रतन राज तुरंत चले आए थे। सारी बातें विस्तार से सुनकर उनके आश्चर्य की सीमा नहीं रही। यश ऐसी मुसीबत में फंस सकता है, यह उनकी समझ से परे था। अंबिका ने हर्षिता को भी बुला लिया था। वे सब मिलकर हर्षिता के चाचा जी से मिलने गए। यह तो सीधा साधा ब्लैकमेल का चक्कर है। हमारे पास तो हर दिन ऐसी सैकड़ों शिकायतें आती हैं। आप मेरी मानें तो पुलिस में रपट कर दें। इन लोगों का साहस इतना बढ़ गया है कि अब ये बड़े मुर्गों को फंसाने की ताक में रहते हैं। हर्षिता के चाचा ने सलाह देते हुए कहा। रतनराज और यशराज जैसे रसूख वाले परिवार के साथ ऐसा हो सकता है, यह सोचकर सभी हैरान थे। रतन की सलाह से यश अपने परिवार के साथ वियना चला गया। मैं यहाँ सब संभाल लूँगा, तुम वहाँ के कार्यालय की जिम्मेदारी संभालो। वैसे भी मैं तुम्हें कुछ समय के लिए वियना भेजने की सोच रहा था, रतनराज ने कहा। हवाई जहाज में बैठने के बाद यश ने चैन की सांस ली थी। आज उसे एहसास हुआ कि अपनी परेशानियों को परिवारजनों से न बांटकर न केवल उसने भूल की थी, बल्कि उन पर अन्याय भी किया था। अब उसे लग रहा था कि यह तो अक्षम्य अपराध था, जिसने उसे बर्बादी के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया था। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।